हाँ, तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, क्लास 6 का आज चैप्टर नंबर 3। क्या नाम है चैप्टर का? संख्याओं के साथ खेलना। क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें? हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसमें पढ़ने वाले हैं हम गुणनखंड, गुणज, और उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कौन सी संख्या को किससे भाग दे सकते हैं, वो हम ऐसे ही उसको कैसे पता लगा लें, ये भी पढ़ने वाले हैं। और अभाज्य संख्याएं पढ़ने वाले हैं। तो आज बहुत सारी चीज़ें हम पहली बार सीखने वाले हैं। ठीक है ना? तो बड़े कंसंट्रेट होके अपनी बुक खोल के, कॉपी खोल के मेरे साथ आपको चलना है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बात कह रहे हैं, ये बुक में जरा देखें क्या लिखा है कि मान लिया किसी के पास 6 कंचे हैं। अब 6 कंचे को वो ऐसे खड़े खड़े जमा सकता है, ऐसे खड़े खड़े जमा सकता है। और मान लिया ऐसे 2x3 का रेक्टेंगल बन सकता है, ऐसे 3x2 का भी बन सकता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके से जमा सकते हैं। फिर और क्या इसके आगे क्या लिखा है जरा देखो। तो ऐसे मान लिया आधा भी कर सकते हैं। तो अब अगर अपन देखें तो ऐसे उसने कुछ जमाया है। 6 को आप लिख सकते हो 6 into 1, 1 into 6, 2 into 3, 3 into 2। अब ये क्या है जरा देखते हैं। हम देखते हैं कि 6 को अगर भाग लगाना है ना बेटा, तो 6 को भाग लगाना है तो 1 से लगा सकते हो, आप 2 से लगा सकते हो, 3 से लगा सकते हो और 6 से भी लगा सकते हो। ठीक है, क्या देखा हमने? किसी संख्या को अगर भाग लगाना है, ऐसा कोई संख्या का पता लगाना है जिसमें पूरा भाग चला जाए, तो एक तो अपन एक से किसी में भी भाग लगाएंगे ना तो पूरा जाएगा। एक तो हमेशा जा सकता। एक वो संख्या खुद अकेली, मान लिया 6 है तो 6 कोई भी संख्या जो अपनी संख्या। फिर दूसरा मान लिया यहाँ 2 और 3 है, तो ये क्या कहलाएंगे? 1, 2, 3 और 6 क्या कहलाएंगे बेटा? ये 6 के क्या कहलाएंगे? गुणनखंड, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं, सभी लोग नोट करेंगे, फैक्टर्स। ठीक है, तो आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं? फैक्टर्स। अब ये फैक्टर्स निकालना अपन सीखेंगे। तो फैक्टर्स की शुरू हो जाते हैं। और दूसरी चीज एक और आने वाली है, उसका नाम है गुणज, गुणनखंड और गुणज। क्या क्या पढ़ेंगे? गुणनखंड और गुणज। तो गुणनखंड को क्या कहा अपन ने इंग्लिश में? फैक्टर्स। ठीक है, इंग्लिश में सीखना है ना अपने को। और गुणज को क्या कहेंगे? मल्टीपल्स। बहुत इजी है, अभी मजा आएगा। तो अभी मान लिया 4 के गुणनखंड करने हो तो क्या करोगे? 4 के गुणनखंड करने तो क्या करोगे? अपने को अभी अभी बताया ना बेटा। तो 1, 2 और 4, बस। या तो 1 का भाग ला या 4 का तो जाएगा ही, 1, 2 का जाता है। तो 4 के गुणनखंड क्या हुए? 1, 2 और 4। देखो यह लिखा है ना बेटा, तो ये 4 के गुणनखंड कहलाती है। आगे चलो, अब क्या लिखा है? किसी संख्या का गुणनखंड उसका एक पूरा एग्जैक्ट विभाजक होता है और तथा ये उस संख्या से कम या उसके बराबर होता है। तो गुणनखंड क्या होगा? उस संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा। इतना सा याद कर लिया। ये कोई गेम है, इस गेम में कोई बड़ी बात नहीं है। कोई A B है, कोई उसमें से मान लिया 28 लिखता है, 28 के गुणनखंड को निकालेगा। अपन आगे करेंगे इसको, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आ जाते हैं अपने पास, मान लिया ये कहा जाए कि 20 है। हम कहते हैं कि 4 और 5 20 के गुणनखंड है। तो 4 और 5 जो है
उसका अगर पहाड़ा देखें तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंज 20, तो 20 उसका मल्टीपल हुआ, गुणज। तो प्रत्येक संख्या, एक संख्या अपने प्रत्येक गुणनखंड का एक गुणज होती है। क्या मतलब है इसका? और आगे अब समझ में आएगा तो और अपन जैसे जैसे क्वेश्चन को करेंगे ना बेटा, और आपको समझ में आता जाएगा। तो अपन एक समझ लेते हैं मल्टीपल क्या होता है। जैसे 4 के अपने को गुणज या मल्टीपल निकालने, तो क्या होगा? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंज 20, फिर 24, फिर 28, फिर 32, फिर 36, ऐसे आगे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। ये सब क्या हो जाएगा? ये सब उसके गुणज क्या कहलाएंगे? मल्टीपल्स। तो याद हो गया ना, पहाड़ा होता है। अब जरा अपन को कोई कह दे कि 45 के 30 के 36 के गुणनखंड निकालो, निकालोगे क्या? कोई आपको कह दे 45 के 30 के और 36 के गुणनखंड निकालो, कैसे निकालेंगे? कोई बताएगा गुणनखंड कैसे निकालेंगे? 45 का निकाल के बताओ। सबसे पहले 45 का गुणनखंड करिए जल्दी से अपनी अपनी कॉपी में। कैसे निकालते मैं आपको सिखा रहा हूँ। देखो, सबसे पहले कहेंगे 1 इंटू 45 हो जाएगा। फिर 2 का भाग नहीं जा रहा है, 3 का जा रहा है ना, 4 और 5, तो 3 कितनी बार जाएगा? 15। फिर 5 का जा रहा है, कितनी बार जाएगा? 5 का 12 नहीं, 5 का जाएगा 9 बार। ठीक है बेटा। तो ये अपने गुणनखंड क्या हो गए? तो 45 के गुणनखंड हो गए 1, 3, 5, 9, 15 और 45। इस प्रकार से गुणनखंड निकालते हैं। जरा 30 का गुणनखंड निकालो। 30 का कैसे निकालेंगे? सबसे पहले 1 इंटू 30, फिर 2 इंटू 15 निकालते जाओ, फिर 3 इंटू 10, फिर और कैसे हो सकता है? बस यही तो है, 6 हो जाएगा। 6 पंजे 30, ये हो जाएगा। अब आपको गुणनखंड लिखना है, कैसे लिखोगे? 1, 2, 3, 6, सॉरी इधर उसको सही लिखो, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। अब देखो, 1 का भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 6 का जा रहा है, 10 का जा रहा है, 15 का जा रहा है। ये सब क्या हो गए? गुणनखंड। अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे कुछ? अब मजा आ रहा है? गुणनखंड निकालना आ रहा है? एक और निकालो जरा, 36 के गुणनखंड निकालो। कैसे निकालोगे? सबसे पहले क्या करोगे? 1 इंटू 36, फिर क्या लिखोगे? 2 गुणा 18, फिर 3 गुणा कितना हो जाएगा? 12, फिर 4 गुणा 9, फिर 5 नहीं हो रहा, 6 गुणा 36। और कुछ है? बस अब निकाल लो गुणनखंड, लिख लो जरा, सबको लिख लो आपस में। तो गुणनखंड क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 6, फिर 9, फिर 12, फिर 18, फिर 36। आंसर आया कि नहीं आया? ये आपके मैंने गुणनखंड निकाले 36 का, 30 का और 45 का। कुछ सीखने को मिला? जरा आगे गुणनखंड अपन और बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो गुणनखंड एक बात समझ में आ गई, ऐसे कोई संख्या जो जिसका भाग अगर उस संख्या में अपन दें तो पूरा का पूरा भाग चला जाए, पूरा का पूरा भाग चला जाए, उसको क्या कहेंगे? गुणनखंड। याद हो गया? अब आगे आ जाओ। गुणनखंड के साथ अब एक और बात आ रही है, मल्टीपल्स, जिसको अपन ने अभी अभी पढ़ा है गुणज। क्या पढ़ा है? गुणज। अगर मान लिया आपको कोई कहे 3 के गुणज लिखो, क्या कहे? 3 के मल्टीपल लिखो, तो क्या लिखोगे आप? पहाड़ा लिख दो, सिंपल। 3, 6, 9, फिर 12, फिर 15,
फिर 18 आगे चलते जाओ। 4 के गुणज बनाने हैं तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंज 20, 4 छंग 24, चलते चले जाओ। हो रहा है ना। अब जो है ये अपन ने कुछ मल्टीपल्स के बारे में सीख लिया, और अभी अभी अपन ने ये भी पढ़ लिया कि एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है। एक प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है, क्योंकि एक का भाग अपन सब में दे सकते हैं। अब एक और आ जाओ, अब जरा पढ़ते जाओ। क्या 7 स्वयं का गुणनखंड हो सकता है? हाँ, तो 7 × 1 के रूप में लिख सकते हैं। क्या 10 के बारे में आप सोच सकते हैं? तो प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती। तो पहला आंसर तो क्या आ गया? एक संख्या स्वयं। मान लिया 7 है तो 7, 15 है तो 15, संख्या स्वयं ये भी अपना गुणनखंड होता है। फिर मान लिया क्या लिखा है कि 16 के गुणनखंड ये लिखे हैं, तो एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। वो अभी अभी अपन ने पढ़ लिया। फिर ये भी लिया हुआ कि एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। गुणनखंड छोटा होता है, बराबर या छोटा। गुणज बराबर या बड़ा होता है। गुणनखंड, गुणज, फैक्टर, मल्टीपल। चलते जाओ आगे। एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है, यानी कि फिक्स होती है, फाइनाइट होती है, फिक्स होती है। यूं नहीं है कितने सारे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। गुणनखंड की संख्या फिक्स होती है, लेकिन गुणज जो होता है ना, गुणज की संख्या क्या होती है पता है? गुणज की संख्या इनफाइनाइट होती है, यानी 3 से 9, 12, 18, 21, चलते जाओ लिखते जाओ। इनफाइनाइट, अनंत। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, अपरिमित। क्या बोलेंगे इसको? जिसको अपन कोई जिसकी सीमा नहीं हो, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अनंत। या दूसरा शब्द है अपरिमित या इनफाइनाइट। एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा या उसका छोटा होता है। गुणज तो बराबर या बड़ा होगा, गुणनखंड बराबर या छोटा होगा। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज है। इतने से अपन ने नियम याद कर लिए। और कुछ पढ़ लिया एक और, कि मान लिया एक संख्या है 6, एक संख्या है 28, और इस एक के गुणनखंड आ रहे हैं। मान लिया 6 के गुणनखंड आ रहे हैं 1, 2, 3 और 6, और सबको आपस में जोड़ दो ना, सबको आपस में जोड़ दो अगर 1 + 2 + 3 + 6, तो ये हो जाता है 12। देखो इधर देखो, और ये 12 जो है ये 2 × 6, 12 जो है ना बराबर 2 × 6, यानी कि 6 का डबल हो रहा है। और 28 में भी ऐसे ही होता है। तो वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगुना हो एक संपूर्ण संख्या कहलाती है। 6 और 28 एक संपूर्ण संख्या है। कोई पूछ ले आपसे कि संपूर्ण संख्या का उदाहरण दीजिए, तो आप क्या लिखोगे उत्तर में? उत्तर में क्या लिखोगे? 6 और 28। क्यों लिखोगे? इनके गुणनखंडों का योग जो है उस संख्या का डबल होता है। ठीक है। पूछा है क्या 10 एक संपूर्ण संख्या है? देखो कोशिश करते हैं। 10 के निकालो गुणनखंड। 1, 2, 5 और 10, और इन सबको जोड़ दो, कितने हो जाएंगे? 10 और 5 15, 15 और 3 18, तो डबल नहीं हुए। इसका मतलब 10 संपूर्ण संख्या नहीं है। 10 संपूर्ण संख्या नहीं है। तो कौन कौन है? 6 और 28। इतना सा याद कर लिया। चले आगे। अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ रहे हैं अपन। अब कुछ समझ में आने लगा है अपने को, गुणनखंड वगैरह की बातें। के सभी गुणनखंड लिखने, फिर 36 के गुणनखंड लिखने, और फिर 6 के मल्टीपल लिखने। 3 काम आपको करने हैं।
68 के गुणनखंड लिखिए। पहला क्या किया था अपने, 1 इंटू 68, 2 इंटू 34, फिर 3 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये 4 इंटू 17 और 17 इंटू, तो क्या क्या गुणनखंड हो गए, 1 2 4 17 34 और 68। 36, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, फिर 4 इंटू 9, 6 36, ये हो गया 1 2, इधर देखो 1 लिखना कैसे, 1 फिर लिखो 2, फिर लिखो 3, फिर लिखो 4, फिर लिखो 6, फिर लिखो 9, फिर लिखो 12, फिर लिखो 18, फिर लिखो 36। हो गया आंसर, ये अपने 36 के गुणनखंड आ गए। अब 6 के प्रथम 5 गुणज, 6 कम 6, 6 दू 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंच 30, तो 6 भी शामिल हो गया, 6 12 18 24 और 30 आ गया। अच्छा सा प्रश्नावली शुरू करें, सभी रेडी हो। प्रश्नावली 3.1 अपने अपनी रफ कॉपी निकाल लीजिए और उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड निकालने हैं, 24 15 21 27 12 20 18 23 और 36। इन सब के अपने को गुणनखंड निकालने हैं। निकालना आता है, एक बार निकालेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर पहला का ए पार्ट क्या लिखा है, 24, 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6 और कुछ है 12 इंटू 2 आ गया। अब क्या आंसर आ जाएगा, 1 2 3 4 6 8 12 और 24। दिस इज योर गुणनखंड। और करेंगे जल्दी से बी पार्ट, 15, 1 इंटू 15, 2 नहीं करेंगे, 3 इंटू 5 3 15 5, उसके बाद बस हो गया। आंसर क्या है, 1 3 5 4 15। कर रहे हो ना, सी करो जल्दी से, सी पार्ट करो। 21 क्या लिखोगे, 21 को 1 इंटू 21, 2 जाता नहीं, 3 इंटू 7 के 21, फिर बस हो गया। आंसर क्या आएगा, 1 3 7 और 21 आ गया। जल्दी जल्दी डी पार्ट करो, 27 करो जरा, 27, 1 इंटू 27, फिर 3 इंटू 9, फिर हो गया, बस आंसर आ जाएगा 1 3 9 एंड 27। आ रहा आंसर, और करना है, लास्ट करते हैं आई पार्ट। 36 करो जरा, 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, बस, और फिर 12 हो गया, 18 इंटू 2 भी हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 9 12 18 और 36। ये आपके सभी गुणनखंड अपन ने किए। तो गुणनखंड निकालना आप सीख गए। जरा मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वापस से कर रहा हूँ, देखते जाओ। 24 का आंसर ये अभी अपन ने कर लिया, 15 का आंसर भी कर लिया, 21 का भी अपन ने कर लिया, 27 का भी अपन ने कर लिया था। जिन्होंने 12 नहीं किया वो देख लें, 1 इंटू 12 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, तो 1 2 3 4 6 और 12, ये 12 का आंसर हुआ। जरा देख लो इसको। उसके बाद 20 को कैसे किया जरा देखो, 1 गुणा 20, 2 गुणा 10, 4 गुणा 5, 3 का भाग नहीं जा रहा है। आंसर आ गया 1 2 4 5, यहां से उठाते अपन, संख्या है ना, ये उठाते 1, फिर 2, फिर उठाते 4, फिर 5,
फिर 10 और ये 20, इस प्रकार से ये गुणनखंड हो जाता है। क्लियर? 18 का निकाल के बताओ। 1 इंटू 18 किया, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, तो ये आंसर आ जाएगा 1 2 3 6 9। 23 का क्या करोगे? 23 जो है वो किसी का भाग नहीं जाता है, तो 23 ऐसी संख्या अभी अपन पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं, अभी अपन पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स। तो 23 जो है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य, किसी का भाग नहीं, इसलिए 23 का गुणनखंड क्या होगा? 1 और संख्या स्वयं। 36 का अपन ने निकाल ही लिया। ये सारे क्वेश्चन अपन ने किए। अब अपन करने वाले हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है? प्रथम 5 गुणज निकालने हैं, मल्टीपल। मल्टीपल तो 5 के 5 गुणज बताइए। 5 को जाएंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 15, 20 और 25 निकाल लोगे, बहुत ईजी है। 8 के 8 दूनी 16, 24, 32, 40, 48 पहाड़ा है। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 8 छंग 48 निकाल लिया। 9 का निकालो, 9 18 27 36, 9 5 45, 9 छंग 54। ये आपने अभी अपन ने एक्सरसाइज 3.1 भी कर लिया। और अब अपन 3.1 का एक और सवाल करने वाले हैं, ये वाला। स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के साथ मिलान करना है। हाँ, 8 का गुणज, 8 का गुणज मल्टीपल, तो 8 दूनी 16 दिख रहा है। 7 का गुणज 7 5 35, ये मिल रहा है। 70 का गुणज कोई भी नहीं है। 30 का गुणनखंड, 30 का गुणन 15 दूनी 30, ये मिल रहा है। 50 का गुणनखंड 25 दूना 50 मिल रहा है। 20 का गुणनखंड 20 एकम 20 मिल रहा है, तो ये अपना एक हो रहा है। 9 के सभी गुणज ज्ञात कीजिए जो 100 से कम हो, ये कौन करेगा? 9 के सभी गुणज मल्टीपल ज्ञात कीजिए, जल्दी जल्दी बोलोगे, मैं लिख दूं यहां पर। 9 के 9 एकम 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 चौका 36, 9 5 45, 9 छंग 54, 7 नम 60, 8 नम 72, 90 81, फिर 90, फिर 99। ये सारे मल्टीपल हुए जो 100 से कम है। ठीक है, प्रश्नावली 3.1 हो गई, सबको समझ में आ गई। एक बार फिर से जो है आप इसको अपनी अपनी रफ कॉपी में, फिर फेयर कॉपी में सॉल्व करेंगे। और अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, वो उससे भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, उसका नाम है अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं। अभाज्य, जिसका किसी से भाग नहीं जाए, और भाज्य यानी कि जिसका किसी में भाग जाए। अभाज्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश भी याद करेंगे ना। अभाज्य को कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। और भाज्य को क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर, COMPOSITE, कंपोजिट नंबर। ये भी याद करेंगे। अब जरा इस चार्ट में कुछ दे रखा है, देखो जरा। 1 का भाग 1 से जा रहा है, 2 में 1 और 2, 3 में 1 और 3, 4 में 1 2 4, ये 5 में 1 और 5, ये 6 में 1 2 3 6, 7 में केवल ये 8 में तो 1 2 4 और 8 का जा रहा है, 9 में 3 का भी जा रहा है, 10 में भी जा रहा है, 11 में किसी का नहीं जा रहा है, 12। अब ऐसी संख्या है, कौन सी? ये एक तो 2 हुई, सॉरी, एक तो ये 2 हुई, एक ये 3 हुई, ये 3 हुई, 1 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 5 हुई, 7 हुई और 11 हुई। ये सारी संख्याएं केवल इन्हीं से भाग जा रहा है, तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है? ये सभी संख्याएं कहलाती है 2 3 5 7 11।
जिनके ठीक 2 गुणनखंड हैं, ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर कहलाती है। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड 1 और स्वयं वह संख्या ही होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा अपन ने याद कर ली। ठीक है, अच्छा बताओ एक क्या है? एक है बेटा 1। 1 क्या है? अभाज्य है कि भाज्य है? बताओ। कोई पूछ ले आपसे कि एक जो है 1 वो अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, तो आंसर क्या दोगे आप? क्या दोगे? एक जो है न तो अभाज्य है न ही भाज्य, न तो अभाज्य है और न ही भाज्य। अगर आपको पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या का नाम बताइए तो क्या आप 1 लिखोगे क्या? नहीं, आप लिखोगे 2। क्या लिखोगे? 2। अभी अपन ये भी पढ़ने वाले हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। तो अभी अपन ने एक चीज छोटी सी पढ़ ली कि 1 के अलावा जिनकी जो संख्या 2, 3, 5, 7, 11 और आगे अभी पढ़े, ये सभी अभाज्य संख्या हुई। और बाकी जो संख्या है 4, 6, 9, 10 जिनमें किसी 2 से अधिक गुणनखंड हैं, ये संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं भाज्य या कंपोजिट नंबर कहलाती है। अब किसी एक वैज्ञानिक था, यूनान का रहने वाला था, जिसका नाम था, क्या नाम था? इराटोस्थीन्स। कहाँ का रहने वाला था? यूनान का। यूनान का रहने वाला था और उसने क्या किया? एक छलनी बनाई। छलनी, चालनी होती है ना, चालनी, चाय छानने की छन्नी, वैसे एक छन्ना बनाया और उस छन्ने से उसने निकाल दिया कि भाई ये सब प्राइम नंबर तो रह गए और अब केवल कंपोजिट नंबर। अब उसने 100 से 100 तक का एक फॉर्मूला बनाया। कैसे बनाया जरा देखो, ये क्या लिखा है इन्होंने बनाया, मैं जरा एक बार पढ़ लेता हूँ। इन्होंने क्या किया? 1 को काट दीजिए क्योंकि अभाज्य, फिर 2 के ऊपर गिरा लगाइए। 2 के अतिरिक्त सभी गुण जो 4, 6, 8 जितने भी है, 2 का जहाँ भाग जा रहा उनको इसने क्या किया? क्रॉस मार दिया। 2 पे गोला मारा, फिर सब पे क्रॉस मार दिया। फिर 3 पे गोला मारा, फिर 3 पे गिरा लगाया और 3 के जो गुणज थे 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24, 27, 30, 31 सब पे कर दिया। फिर 5 को नंबर लिया अभाज्य संख्या, उसके जितने भी गुणज थे 5, 10, 15, 20, 25 सबको कर दिया। ऐसे करते करते जिनके ऊपर इसका गोला रह गया, किस पे रह गया? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, फिर 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, फिर 53, 59, फिर 61, 67, फिर 71, 73, फिर 79, 79, 83, फिर 89, 97। ये सब जो है क्या हुए बेटा? क्या बन गए? 100 तक अगर अपन को पूछे अभाज्य संख्या लिखनी है तो लिखोगे क्या? ये जो सारा इराटोस्थीन्स नाम के गणितज्ञ ने एक छलनी बनाई, जिसको क्या कहा? इसका नाम दिया इराटोस की छलनी, सीव ऑफ इराटोस्थीन्स। तो अभी अपन ने ये पढ़ा और जरा याद कर लें इन सभी को, ये अपने अभाज्य संख्या है। कैसे याद करेंगे जरा ऐसे ही लिख लेते हैं। सबसे पहले 2, फिर 3, 5, फिर 7 है। 7 को 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है। 19 में किसी का भाग नहीं जाता है। फिर 20, 21, 22, 23 में किसी का नहीं जाता है। 24, 25, 26, 27, 28, 29 में किसी का नहीं जाता है। 31 में किसी का नहीं जाता। फिर 32, 33, 34, 35, 36 में जाता है। 37 में किसी का नहीं जाता है। फिर 38, 39, 40, 41 में किसी का नहीं जाएगा। 42, फिर 43 में किसी का नहीं, फिर 44, 45, 46, 47 में किसी का नहीं जाएगा। फिर 48 के बाद फिर ये 53 के बाद
59, फिर 61, 67, 71, 73, 79, 83 और 89 और 97। ऐसे अपन मोटा मोटा को भी याद करें। कोई अभी आगे प्रश्न आएंगे कि 10 के नीचे वाले अभाज्य संख्या लिखिए, 10 और 20 के बीच की अभाज्य संख्या लिखिए, 20 और 30 के बीच की अभाज्य संख्या लिखिए, तो अपन लिख पाएंगे। ठीक है, जैसे आ ही गया क्वेश्चन, देखो आपके मैंने बोला और आ गया। 15 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं लिखिए। बहुत इजी है ना। 15 से छोटी, फटाफट याद करो। 2, 1 नहीं लिखना है, 2, 3, 5, 7, फिर 11, फिर 13, हो गया, ये हो गया। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ने वाले, अगली चीज पढ़ने वाले सम और विषम संख्याएं। अपन सबको आता होगा, नहीं आता है तो वापस समझ लीजिए। सम संख्या जिसमें 2 का भाग जाए, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाए। जैसे आप 2 का पाड़ा बोलते हो ना, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। तो जो बीच में छूट जाता है ना, क्या क्या छूट जाता है? जैसे 1 छूट गया, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19। ये सारी संख्याएं क्या कहलाती है? विषम संख्याएं। और जिनमें 2 का भाग जाए वो कहलाती है सम संख्याएं। और अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सम संख्याओं को कहते हैं इवन नंबर्स और विषम को कहते हैं ओड नंबर्स। बहुत छोटा सा है इवन नंबर और ओड नंबर। ठीक है, तो अभी अपने देख लिया 2, 4, 6, 8, 10, 12 सभी प्रतिरूप जो है वो सम संख्या है। 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सब विषम संख्या है। अब मान लिया एक कोई बड़ी संख्या आती है, ऐसी बड़ी संख्या आ जाए, हाँ 75,000 कितनी है? 7,56,482 ऐसी संख्या आ जाए। अब मैं आपको पूछूं ये सम है या विषम है? इतनी बड़ी संख्या कैसी? इतनी बड़ी 7, 5, 6, 4, 8, 2 ये सम है या विषम है? तो कैसे मालूम चलेगा? तो इसके लिए तरीका निकाला है। हम कहते हैं कि वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 का अंक हो एक सम संख्या होगी। इसलिए 350, 4862, 59,246 ये सब क्या हुआ? समझ क्यों? क्योंकि इनके इकाई के स्थान पे क्या है? यहाँ 0 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। तो इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई संख्या हो तो वो कहलाती है सम संख्या। बाकी हो 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो वो सब क्या कहलाती है बेटा? संख्याएं। ये 457, 2359, 8201 ये सब विषम संख्या है। अब आ जाते हैं सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? यह 2 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है। तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो एक सम संख्या भी है। अभाज्य संख्याओं में केवल एक ही सम संख्या है, उसका नाम है 2। तो 2 क्या है? एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य भी है। ऐसे ही याद करना, बहुत बड़ा कुछ घबराने वाला नहीं है, कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं है। 2 सम संख्या भी है, 2 अभाज्य संख्या भी है, सबसे छोटी भी है। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्या 3, 5, 7, 11 हम देख रहे हैं सभी विषम संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। बस 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम है। ठीक है, प्रश्नावली पे आ जाएं। प्रश्नावली 3.2
3.2 पे रेडी हो? सभी अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ लिया, समझ लिया, उसकी छलनी चालनी देख ली, इराटोस्थीनिस की, सभी 100 तक के सभी अभाज्य संख्या समझ में आ गई, सम और विषम भी समझ में आ गई। अब अपन पढ़ लें प्रश्नावली। प्रश्नावली 3.2, बताइए किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि दोनों संख्याएं विषम संख्याएं और दोनों संख्याएं सम संख्या हो। अगर दोनों संख्याएं सम संख्या है तो जो योग है वह भी सम संख्या होगा। 2 + 2 4, 2 + 4 6, 2 और 6 8। तो दो सम संख्याओं का योग सम संख्या होगा और दो विषम संख्याओं का योग भी सम होगा। 3 और 5 8, 5 और 7 12। तो हमेशा क्या उत्तर लिखोगे? दो विषम संख्याएं या दो सम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। अब आ जाओ ट्रू और फॉल्स। 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, गलत, फॉल्स। क्या लिखोगे? फॉल्स। 2 विषम संख्याओं एक सम संख्याओं का योग सम होता है। 2 विषम संख्याओं का योग सम हो गया, एक सम संख्या तो 2 विषम संख्या वो सम बन गई, फिर उसमें सम संख्या जो तो सम और सम संख्या। तो ये भी क्या हो गया? ट्रू। ये है ट्रू। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है, ट्रू। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम होता, नहीं, गलत, फॉल्स, सम होता है। सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, नहीं, 2 के अलावा। तो ये क्या हो गया? ये कभी आ जाए तो इसको क्या करना, आपको फॉल्स लिखना, क्योंकि सभी अभाज्य संख्याएं विषम तो केवल 2 को छोड़ के सब विषम है। अभाज्य संख्याओं का कोई गुणनखंड नहीं होता, गलत है। एक और स्वयं संख्या, जैसे मान लिया 7 एक संख्या है तो 1 और 7 उसका गुणनखंड, ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है, ये भी जरूरी नहीं है। कारण क्या है? 2 है ना, 2 अभाज्य संख्या है, इसलिए ये भी फॉल्स हो गया। अगर 2 नहीं होती तो सम हो जाता। केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या, बिल्कुल सही कहा आपने, ये बिल्कुल सही कहा, ये ट्रू है। सभी अब सम संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं, हाँ ये भी ट्रू है। ये भी ट्रू नहीं यार, ये चक्कर पड़। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं लेकिन 2 के अलावा, तो 2 फंस गया इसमें, इसलिए फॉल्स हो गया, ये फॉल्स हो गया। 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, ये ट्रू है। ठीक है बेटा, ये ट्रू है। तो ये अपन ने ट्रू और फॉल्स भी पढ़ लिया। और अभी अपन ने अब कुछ आगे और सवाल करने हैं अपने को, और ये करने हैं ये वाले। अगला सवाल प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर 3। संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। इन दो संख्याओं के 2 अंक 1 और 3 है। 100 तक की संख्याओं में ऐसे सभी अभियुग्म जोड़ियां 13 31, जैसे है ना 13 31 उल्टी हो रही है, 13 और 31 दोनों अभाज्य है और दोनों उलट पुलट हो रही है, तो ये जोड़ी, ऐसे और जोड़ियां बनाओ। तो एक जोड़ी तो आपके सामने ये आई है 17 और 71 अभाज्य संख्या है। दूसरी है 37 और 73। तीसरी मैंने लिख दी है 79 और 97। ये 3 जोड़ियां क्या ये 100 से नीचे वो संख्या है जिसमें अंक ऊपर नीचे करते हैं तो अपने को युग्म यानी जोड़ियां बनती है। याद रहेगा, एग्जाम में आएगा, लिख दोगे। और एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बाकी के क्वेश्चन बाद में करेंगे। या एक काम करो आप, अब जो है मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं, 2 से लेके 3 से 4 से लेके ये 12 तक के सवाल हैं, ये अभी आप करेंगे
और मैं नेक्स्ट क्लास में जब आऊँगा इन क्वेश्चंस आप सभी लोग करके तैयार रहिए और मैं उसको सॉल्व भी करूँगा आपके सामने, ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छा संख्याओं की विभाज्यता की जांच, यानी 2 से भाग जा सकता है कि नहीं, 3 से भाग जा सकता है कि नहीं, 11 से भाग जा सकता है कि नहीं, वो अपन पढ़ेंगे और उसके ऊपर अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसके बाद अपन प्रश्नावली करेंगे 3.3, है ना बेटा। ये करने के बाद भी हम एक और बहुत अच्छी चीज़ पढ़ने वाले हैं, सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज। तो ये बड़े बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक आने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे, अभी प्रश्नावली 3.2 के सारे सवालों को रफ में करेंगे, फिर जो हो जाएंगे उनको फेयर में करके रेडी रहेंगे। ओके ठीक है बेटा, फिर बात करते हैं, फिर मिलेंगे सेकंड नंबर पीरियड में।